अभी तो पूरी उड़ान बाकी है, अभी तो पूरी उड़ान बाकी है, अभी तो परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो पार किया है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारी टीम आपके लिए रोज नई नई वीडियोस लाती रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। तो अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस, हमने यूट्यूब पे एक नई सीरीज शुरू की है, उसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो और इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री की क्लास, और आज है हमारी क्लास 5। अभी तक हमने इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे, जो आर्यंस आए थे, कहाँ से आए थे, और कौन सी ईयर में आए थे और कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यंस। आर्यंस का मतलब होता है जो हम कह सकते हैं आर्यंस 1500 से 1500 बीसी से 600 बीसी पहले आए थे। आप समझ रहे हो, 1500 से 600 बीसी पहले आए थे, और इसको जो आर्यंस आए थे आगे बसे थे, उसको हम बोलते हैं वैदिक काल, मतलब वैदिक पीरियड। वैदिक काल समझ रहे हो, जो आर्यंस आए थे वो समथिंग 1500 से 600 बीसी पहले आए थे। और इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि आर्यंस कब कब आए थे और कैसे। जैसे कि जो सबसे पहले आर्यंस आए थे उनको हमने बोला है अर्ली वैदिक पीरियड। जो हमने पहला जो डिवाइड किया है वो किया है अर्ली वैदिक पीरियड में। अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे, इसको बोलेंगे रिंग वैदिक। जैसा कि आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था, हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फिर उसका अलग अलग डिवाइड किया था और नीचे करके चार पार्ट्स में। ऐसे ही हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अर्ली वैदिक पीरियड यानी रिंग वैदिक काल, इसको रिंग वैदिक काल को माना जाता है। अगर हम माने तो रिंग वैदिक काल को माना जाता है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, इसे रिंग वैदिक काल को माना जाता है। और जो सेकंड है हमारा, वो है हमारा लेटर वैदिक पीरियड। जैसे हमने आपको बताया, हमारा पहला है अर्ली वैदिक पीरियड, रिंग वैदिक काल, जिसको हमने 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना था। दूसरा है हमारा लेटर वैदिक पीरियड, जिसको हमें हिंदी में बोलेंगे तो इसे बोलेंगे उत्तर वैदिक, इसे बोलेंगे हम उत्तर वैदिक काल। और इसका जो समय माना जाता है उसका माना गया था 1500 से 1000, और इसका जो समय माना जाएगा वो इसके बाद 1000 से 600 बीसी। समझ रहे, जो आर्यंस आए थे उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो अर्ली वैदिक पीरियड है, लेटर वैदिक पीरियड, रिंग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। जो रिंग वैदिक काल माना जाता है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में। उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 बीसी से 6000 बीसी के बीच में। अब हम कहते हैं आर्यंस के कौन थे, कहाँ से आए थे, जो आर्य थे कहाँ से आए थे। तो हम इनका इंट्रोडक्शन हम लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है, इनके में इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं आर्यंस केम फ्रॉम, जो आर्यंस आए थे, आर्यंस केम फ्रॉम मिडिल ईस्ट एशिया एंड
सिचुएटेड आर्यन जो थे जो सेंट्रल एशिया मिडल ईस्ट एशिया से आए थे एंड सप्त संदव, मतलब जो आर्यंस थे, आर्यंस जो हमारे मध्य एशिया से आए थे और जो हमारे एक सप्त संदव था वे एशिया से आकर सप्त संदव में बस गए। आप समझ रहे हो, जो आर्यंस आए थे वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया। जैसे कि हम बना सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये हम मानते हैं, तो ये हमारा जो है इतना यहाँ से, अभी ये पाकिस्तान हो गया है। जब वो था इंडिया जो पूरा इंडिया था वो इसमें ही था, अफगानिस्तान भी इसमें ही था, सारा कुछ था, ऐसे था इंडिया। और एशिया माना जाता है हमारा, मध्य एशिया यहाँ माना जाता है। यहाँ पे हमारे जो और सारे देश है, इराक, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान जो पड़ते हैं, यहाँ से आर्यंस आए थे और वो कहाँ बस गए थे? द आर्यंस केम फ्रॉम मिडल ईस्ट एशिया या सेंट्रल एशिया एंड सिचुएटेड इन सप्त संदव। यहाँ से आगे वो सप्त संदव, इतने बीच को सप्त संदव कहा जाता है। इसमें आप अगर देखते हो तो यहाँ पे पंजाब है, पाकिस्तान है और कुछ यहाँ पे हम ले सकते हैं कि जो वो थे, यहाँ पे राजस्थान भी है, गुजरात भी है और इधर अफगानिस्तान भी है और यहाँ पे पाकिस्तान में ये मतलब इन 7 जगहों पे आके वो जो आर्यंस आए थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, सप्तसंदव में रुक गए। इसका नाम सप्तसंदव क्यों रखा गया था? क्योंकि इसका नाम पहले ही सप्तसंदव था, क्योंकि यहाँ पे जैसे आर्यंस आके रुके तो सप्तसंदव में रुक गए। तो इसमें क्या हुआ था कि जो मध्य एशिया से जो आर्यंस आए थे, इनके पास खूब ये तो कह सकते हैं ये खूब जानकार थे, सब चीज़ों के जानकार थे। हम कह सकते हैं कि सब चीज़ों के, जैसे हम बता सकते हैं कि इनको आर्टिफिशियल चीज़ों का भी ज्ञान था और भी बहुत सारे इनसे शक्तिशाली थे। और जो यहाँ पे जो लोग रहते थे पहले से, जो वो उनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी, तो वो वहाँ से आए, इनसे लड़ाई की, युद्ध किया और इनको जो यहाँ पे छोटे छोटे कबीले में आके बस गए। जगह जगह जो आर्यंस आए थे छोटे छोटे कबीले में बस गए यहाँ के, और जो यहाँ के लोग रहने वाले थे उन पर राज करने लगे। तो आर्यंस कहाँ से आए थे? सप्तसंदव से। अगर हम कैसे, अब सबसे मेन बात आती है कि हम माने कैसे कि आर्यंस वहाँ से मिडिल ईस्ट एशिया से आके सप्तसंदव में बस गए थे। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है एविडेंस। एविडेंस क्या है कि हम माने कि जो आर्यंस थे वो मिडिल ईस्ट एशिया से आए थे। तो एविडेंस है, अगर हम एविडेंस मांगे तो एक जेंट एवेस्टा नाम की एक बुक है। ये क्या है? एक बुक है, होली बुक है, होली बुक ऑफ ईरान। ये आप समझ रहे हो, जेंट एवेस्टा नाम की एक बुक है जो ईरानी, जैसे हमारी गीता है, हमारे इंडिया में क्या गीता, रामायण और जैसे बुक है, ऐसे ही इनकी एक ईरान की एक होली बुक, एक पवित्र बुक है, उसमें जेंट एवेस्टा, उसमें इसका ये चीज़ बताई गई है कि जो आर्यंस थे मिडिल ईस्ट एशिया से कहाँ आए थे? यहाँ पे आके बस गए थे इंडिया में। कहाँ से? और ये कहाँ की बुक है? ईरान की। ईरान कहाँ है? यहीं। तो इसमें से पता चलता है, एक एविडेंस मिल गया। और दूसरा एविडेंस देखें हम, सेंट्रल एशिया अगर हम देखें, पहला हमें मिला कि जेंट एवेस्टा होली बुक है वो ईरान की, उससे हमें पता चलता है कि जो आए थे वो कहाँ पे, यहाँ पे बस गए थे। और अगर हम सेंट्रल एशिया देखें, सेंट्रल एशिया थ्योरी के तहत देखें तो इसमें हमें पता चलता है कि हमें वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मीन्स अभिलेख,
एक अभिलेख लिखा हुआ मिला है, कहाँ पे, यहाँ पे ईरान में। ईरान में सेंट्रल एशिया में ईरान में एक अभिलेख इंस्क्रिप्शन है, उस पर लिखा हुआ है। और वो पता नहीं एक ऐसी भाषा में लिखा हुआ था जैसे हम तो पढ़ नहीं सकते, तो उसे किसने पढ़ के बताया था कि ये क्या लिखा हुआ है, उसे पढ़ के बताया था मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने पढ़ के बताया था कि इस इंस्क्रिप्शन पर क्या लिखा है, और उस इंस्क्रिप्शन पर लिखा था कि उस पर इसके सबूत थे, एविडेंस थे कि जो आर्यंस थे वो मिडिल ईस्ट एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे और वो सब संदम में आके बस गए। तो हमारे पास दो एविडेंस हो गए। एक तो जैन अवेस्टा नाम की एक बुक है, वो क्या है, होली बुक ऑफ ईरान। जब ईरान की होली बुक है तो उसका तो मानना ही पड़ेगा। और सेंट्रल एशिया थ्योरी भी यही कहती है कि जो इंस्क्रिप्शन है सेंट्रल एशिया थ्योरी में एक अभिलेख मिला था, उसमें ये मैक्स मूलर ने बताया था कि इस पे क्या लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ था कि आर्यन कहाँ से, सेंट्रल एशिया से आगे सब संदम में बस गए थे। और सब संदम मैंने आपको बता ही दिया था, पाकिस्तान और अपने इंडिया में अभी माने तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ये सारा कुछ है। और यूपी में देखें तो लास्ट यूपी में भी थे, मेरठ तक लास्ट वेस्ट यूपी में। और पहले का जो अभी का अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इन सभी में आगे ये लोग बस गए, इतने इंडिया के ऊपरी भाग में। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि इंट्रोडक्शन देख लिया, आर्यंस क्या थे, कहाँ से आए थे, और उसके बाद ये देख लिया इसका एविडेंस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, अब इसका जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमने आर्यंस को दो भाग में विभाजित कर दिया था, अर्ली आर्यंस और लेटर आर्यंस। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अर्ली आर्यंस, और उनके बारे में पढ़ेंगे। ये कितना था, 1000 BC से 1500 BC से 1000 BC तक का जो समय था वो अर्ली आर्यंस माने जाते थे। और अभी हम बात करने वाले हैं इनकी के इनके बारे में बात करें क्या थे कैसे थे। तो इनकी अभी हम बात करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था इनका, राजनीतिक प्रणाली कैसी थी। अभी हम बात करने वाले हैं इनकी राजनीतिक प्रणाली के बारे में। मतलब ये आए थे तो किसी भी चीज, मतलब कोई भी राज्य हो, कोई भी लोग हो, उनको कहीं से आगे किसी दूसरी जगह बस रहे हैं, तो वहाँ से आके वहाँ पे बसने में तो उन्हें कुछ तो अपनी एक नीति बनानी पड़ेगी, राजनीति बनानी पड़ेगी, जिससे वो दूसरे लोगों पर राज कर सके। तो इनकी राजनीति क्या थी, ये कैसे थे। नंबर 1 अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया सेंट्रल एशिया से आए थे, सो दे वर इन स्मॉल ट्राइब्स, जे छोटे छोटे ट्राइब्स एंड सेटल्स इन सप्त, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, ये छोटे छोटे कबीलों में आए थे, छोटे छोटे कबीलों में आए थे और सब संदर्भ में आगे बस गए। मैंने पहले बताया था आपको। सप्त संदर्भ में बस गई। जैसे कि ये छोटे छोटे देवर इन स्मॉल ट्राइब्स,
एंड सेटल इन सप्त संदम, जैसे कि ये छोटे छोटे कबीले में आए थे, छोटे छोटे कबीले में थे और सप्त संदम में आगे बस गए थे। और दूसरा देखें कि जैसे कि सप्त संदम में जैसे हमने बताया तो इनमें क्या, और जैसे कि इनमें राजा था, इनमें राजा भी था और जो वो सॉरी इनमें राजा भी था और राजा को क्या बोलते थे, किंग, किंग को क्या बोलते थे, राजन, राजन राजा को। और जैसे दूसरी बात करें जैसे प्रजा थी, प्रजा को क्या बोलते थे, जन, जना। मतलब जैसे कि अभी हम कोई किंग था ना कुछ टाइम पहले, जो कोई भी किंग होता है तो हम उसे राजा को क्या बोलते हैं, किंग, और ये क्या बोलते थे, राजन, राजन। और जो प्रजा थी उसे क्या कहते थे, जन, जना, ये कहते थे। और एक और थिंग, देयर वॉज नो टैक्स सिस्टम, मतलब वहाँ पे जो टैक्स प्रणाली होती है उसे, वहाँ पे कोई टैक्स प्रणाली नहीं थी, कर प्रणाली नहीं थी, मतलब टैक्स सिस्टम कोई नहीं था, कर प्रणाली कुछ नहीं थी। और जैसे कि अगर हम इसी में आगे बात करें, जो फैमिली, जैसे फैमिली को क्या बोला जाता था, कुल, कुल, समझ रहे हो, जो फैमिली थी उसे क्या बोला जाता था, कुल। और ये हम इसलिए लिखवा रहे हैं कि ये क्वेश्चन बन जाता है क्वेश्चन पेपर में कि किंग को अर्ली आर्यंस में क्या कहते थे, राजन, और प्रजा क्या बोलते थे, जन। और जो परिवार का मुखिया होता था हम लिख सकते हैं हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ फैमिली, जो परिवार का मुखिया होता था उसे क्या बोलते थे, कुलप, कुलप, मतलब जो परिवार का मुखिया होता था उसे क्या बोला जाता था, कुलप। जैसे कि फैमिली को कुल बोला जाता था, परिवार के मुखिया को कुलप बोला जाता था। और गांव का मुखिया जो था, विलेज ऑफ हेडमैन, हेड ऑफ विलेज, हेड ऑफ विलेज, उसे क्या बोला जाता था, ग्रामीणी, ग्रामीणी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि किंग को, जो राजा को राजन बोला जाता था, प्रजा को जना, और फैमिली को कुल बोला जाता था, हेड ऑफ फैमिली को कुलप, हेड ऑफ विलेज को ग्रामीणी बोला जाता था। और वहाँ पे एक मेन थिंग थी कि देयर वॉज नो टैक्स प्रणाली, वो टैक्स प्रणाली नहीं थी, मतलब किसी पे टैक्स नहीं लगता था। कहाँ पे, अर्ली आर्यंस में, उनमें कोई टैक्स नहीं था कि कोई कुछ भी करे, कोई राजा से कोई मतलब नहीं था। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो हमने लिखवा रखी है, आप इनको जरूर याद करना है, इन पर ज़्यादा ध्यान देना है, ये क्वेश्चन बन जाता है पेपर में। उसके बाद अगर हम देखें तो देयर वॉज नो स्टैंडिंग आर्मी, मतलब वहाँ पे कोई खड़ी सेना नहीं थी, खड़ी सेना नहीं थी। अब खड़ी सेना क्या होती है, खड़ी सेना वो होती है जैसे कि हमारी सेना हर वक्त परमानेंट हो और उसका पैसे जो मुखिया होता है या फिर जो राजा होता है वहाँ का उसे पे करने पड़ते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में भी है, जैसे कि हमारी सेना ना, आर्मी है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तो हमारी परमानेंट सेना है। खड़ी सेना का मतलब था परमानेंट सेना, और खड़ी सेना का नहीं थी का मतलब ये था कि मतलब जब कभी भी युद्ध की स्थिति आ जाती थी तो जो गांव के लोग थे वही सेना में शामिल हो जाते थे जो लड़ने लायक थे, बट कोई परमानेंट सैनिक नहीं था। तो ये भी थी, देयर वॉज नो स्टैंडिंग आर्मी। और ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता क्वेश्चन कि उसमें खड़ी सेना थी या नहीं थी। तो हमने इनकी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात कर लिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर अब हम आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के बाद हम आगे बात करने वाले हैं हमने इनका पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर ली। आगे बात करने वाले हैं हम की उनकी सोशल लाइफ। सामाजिक जीवन,
मतलब इनका जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था, जो समाज क्या था वो कैसा था। तो जो समाज था उस पर हम बात करने वाले हैं। जो जैसे कि सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, मतलब जो सोसाइटी थी, जो समाज था, वो 4 भागों में विभाजित था। नंबर 1 कौन सा है, प्रीस्ट। नंबर 2 हम जैसे वॉरियर्स, और अगर हम नंबर 1 है हमारा प्रीस्ट, नंबर 2 हमारा वॉरियर्स, नंबर 3 कॉमन पीपल, और नंबर 4 थे शूद्र। मतलब जैसे कि हमने पहले बताया कि यहाँ पे कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, कोई खड़ी सेना नहीं थी, जो जिस व्यक्ति को लड़ने जाना है वो जा सकता है। तो ऐसे ही कुछ समाज था। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 भागों में विभाजित थी। फर्स्ट थी प्रीस्ट, प्रीस्ट का आप जान ही रहे हो, पुजारी, पुजारी। वॉरियर्स जो योद्धा, और कॉमन पीपल जो साधारण व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति, साधारण लोग। और शूद्र जो सबसे नीचे जो काम करते थे, सब काम करने वाले। तो आप समझ रहे हो कि सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज प्रीस्ट था, सेकंड वॉरियर्स, थर्ड कॉमन पीपल एंड 4 शूद्रस। मतलब पुजारी सबसे ऊंची उस टाइम पे भी कैसे पोस्ट होती थी, और उसके नीचे योद्धा थे। बट एक चीज यहाँ पे बहुत ही अच्छी थी, जो चारों चीज थी, सोसाइटी डिवाइडेड थी, ये चारों चीज अगर हम कहें ये किस पे थी, बेस्ड ऑन वर्क। मतलब अगर किसी व्यक्ति को पुजारी बनना है तो वो पुजारी बन सकता है। वो पुजारी जैसे अगर काम करे, जैसे अगर उसमें बुद्धि है, अगर उसमें ज्ञान है, उसमें विज्ञान से जो चीज है वो पुजारी की, तो वो पुजारी बन सकता है। जो योद्धा है, जो हष्टपुष्ट है, जो युद्ध करना चाहता है, वो योद्धा बन सकता है। नॉर्मल व्यक्ति, सामान्य पीपल। और शूद्र जो काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि जिनको ना ही लड़ाई करनी है और ना ही मतलब योद्धा बनना है, कहीं लड़ने नहीं जाना है, और ना ही इनमें ज्ञान है, तो और उन्हें सिर्फ एक दूसरे किसी दूसरे व्यक्ति का या दूसरे बड़े लोग उनका काम करना पसंद है, तो वो काम करने वाले बन सकते, तो वो शूद्रास बनेंगे। तो ये चीज ठीक थी कि बेस्ड ऑन वर्क, और इस पे कोई पाबंदी नहीं थी कि तुम्हें यही काम करना है। उनमें ये नहीं था कि कास्टिज्म, जैसे जैसे अभी होता है ना कि बॉर्न से अगर कोई बंदा बॉर्न से अगर शूद्र है, और अगर वो पुजारी बनेगा, प्रीस्ट बनेगा, तो फिर भी वो जन्म से अगर शूद्र है तो उसे शूद्र माना जाएगा, प्रीस्ट नहीं माना जाएगा। ये लोग आजकल होता है, मानते हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। अगर वो किसी भी घर में पैदा हो रहा है, शूद्र में हो रहा है, पुजारी में हो रहा है, तो अगर वो चाहे तो अपने उसका जिस चीज में इंटरेस्ट है वो बात कर सकती है, मतलब वो काम कर सकता है। मतलब इसकी वो थिंग थी, वो क्या थी, वंशवाद प्रक्रिया नहीं थी, वंशवाद प्रक्रिया नहीं थी। मतलब कोई वंशवाद प्रक्रिया नहीं थी कि शूद्र है तो वो पुजारी नहीं बन सकता, या वो प्रीस्ट है वो शूद्र नहीं बन सकता। जैसे उसके काम था उस हिसाब से बन सकते, बेस्ड ऑन वर्क। और इसमें और क्या था आगे, वर्ण सिस्टम। अगर हम बात करें, आगे था हमारा वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम समझ रहे हो, जो वर्ग प्रणाली थी, जो वर्ग था वो कैसे था, वर्ण, जैसे कि वर्ण प्रणाली, वर्ग प्रणाली कैसी थी हमारी, कि इसमें क्या क्या होता था, वर्ण में क्या था,
के कलर रंग, जैसे कि जो आर्यंस थे, आर्यंस का जो कलर था वो फेयर था, आर्यंस जो थे उनका कलर फेयर था, तो इसी वजह से वो ज़्यादातर लोग क्या बन गए थे, प्रीस्ट, पुजारी, ये लोग ऊंची जाति पे। और दूसरी बात वहाँ पे क्या था, सेकंड थिंग, नो चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड बाल विवाह नहीं था। नंबर 3, जैसे कि नंबर 3 क्या था, हाँ, पितृ प्रधान, सॉरी, पैट्रिकल सोसाइटी, मतलब पुरुष प्रधान, जो समाज था वो पुरुष प्रधान था। एंड फिर उसके बावजूद भी जो महिलाएं थी, महिलाओं को समान मतलब जो हमारी सोसाइटी थी वो पेट्रिकल थी, मतलब पुरुष प्रधान समाज था, फिर भी महिलाओं को समान सम्मान था, कि महिलाएं को समान सम्मान दिया जाता था। ये ऐसा नहीं था कि महिलाएं कम, उनको कम सम्मान मिल रहा है। और बट जो सोसाइटी थी वो पेट्रिकल सोसाइटी थी, मतलब पुरुष ही ज़्यादातर जो काम करते थे वो करते थे। और कलर, वर्ड सिस्टम कलर के हिसाब से था, क्योंकि जो आर्यंस थे वर फेयर, आर्यंस थे वो, उनका कलर फेयर था, मतलब सफ़ेद था, हम कह सकते हैं। चाइल्ड मैरिज, कोई बाल विवाह नहीं था। पेट्रिकल सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज था, बट महिलाओं को भी समान सम्मान था। तो ये हो गई इनकी सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन। वंशवाद प्रक्रिया नहीं थी, मैंने पहले ही बता दिया था। ये किस पे था, बेस्ड ऑन वर्क, आप जिस प्रकार का काम कर रहे हो उसी प्रकार से आपको उस कैटेगरी में रखा जाएगा, समझ रहे हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसमें एक चीज़ और लिख लें, अगर हम यहाँ पे अगर हम इनके रिलीजियस की बात करें, रिलीजियस, रिलीजन की बात करें कि इनका जो धर्म था वो क्या था, वहाँ पे क्या था, नो टेम्पल, नो आइडल वर्शिप, मतलब कोई ना ही मंदिर था, ना ही कोई मूर्ति पूजा थी, मूर्ति पूजा भी नहीं थी। मूर्ति पूजा नहीं थी। एंड सेकंड थिंग, ये लोग किसे किसे मानते थे, जैसे कि जो हमारे वरुण, इंद्र, अग्नि, वायु, मतलब इन्हीं लोगों की ये लोग पूजा करते थे। बट कोई ना ही किसी का मंदिर था, ना ही किसी की मूर्ति थी, कोई आइडल वर्शिप नहीं थी। बट जो वरुण, इंद्र, क्योंकि ये इन लोगों का ये मानना था, अगर हम इनकी पूजा करेंगे, जैसे वरुण देवता किसके, पानी के माने जाते हैं, वरुण सॉरी इंद्र पानी के, बरसात के माने जाते हैं, अग्नि आग की, वायु हवा की, वरुण देवता, तो ये सारे लोग, तो ये लोग क्या करते थे, ये इन लोगों को अपना भगवान मानते थे, समझ रहे हो। और कोई भी मूर्ति पूजा नहीं थी, नो टेम्पल, नो आइडल वर्शिप। तो ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। तो मुझे लगता है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं इनकी इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कैसी थी इनकी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनके टाइम पे कोई भी
नो टैक्स सिस्टम, कोई भी कर प्रणाली नहीं थी। और उसके बाद क्या हुआ था, जैसे कि युद्ध की लूटी हुई चीज़ों से ही जो इनका मतलब युद्ध की लूटी चीज़ों से ही राज्य चलता था। मतलब कोई भी इनका ना ही कोई कर प्रणाली नहीं थी, टैक्स सिस्टम कहीं नहीं था। कहीं युद्ध हो गए तो किसी से युद्ध हो गया, वहाँ से चीज़ों को लूट लिया और उसी से इनका खान पीन चलता था, इनकी लाइफ चलती थी। एंड थर्ड थिंग, जो ज़्यादातर युद्ध गायों के लिए ही होते थे। मतलब मैंने आपको बताया जैसे कि नो टैक्स सिस्टम, कोई कर प्रणाली नहीं थी, युद्ध की लूटी चीज़ों से ही राज्य चलता था और ज़्यादातर युद्ध होते थे वो गायों के पीछे होते थे, क्योंकि उनके पास ना ही कोई वीगन से, उनके पास ना ही कोई ये था कि हमें आगे के लिए बचा के रखना है या क्या करना है। उनका तो बस ये था कि लाइफ चल रही है तो चल रही है। और ज़्यादातर युद्ध किसके लिए होते थे, जो गायें थी गायों के लिए होते थे। अधिकतम युद्ध, ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध होते थे बस। तो इनकी यही इकोनॉमी इतना ही मिला है और बाकी और कुछ नहीं मिला। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इनकी, यहाँ हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ मैरिज। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वहाँ पे नो चाइल्ड, बाल विवाह नहीं था, बाल विवाह, वहाँ पे बाल विवाह नहीं था। और सेकंड थिंग, जैसे कि हम इनकी मैरिज की बात कर रहे हैं, जो शादी मतलब कैसे कैसे इनके विवाह होते थे, तो बाल विवाह नहीं होता था। और दूसरी चीज़ हमारे उधर की साइड बताते हैं, चलो। तो हमारी इनकी जो पहली में मतलब हम पहली कैटेगरी में रखा है, तो वो रखा है देव मैरिज। देव मैरिज किसे कहा जाता था, जहाँ पे देव मैरिज विद सेम कास्ट पीपल, मतलब जहाँ पे जैसे कि कोई भी सेम कास्ट का था। जैसे कि मैंने कहा था, पहले ही बताया था कि कोई कास्ट ऐसे नहीं थी, कोई वर्ड ऐसे नहीं था जो हमारा वर्ग सिस्टम था कि वो पहले से ही जन्मजात, तो वो काम पे बिलीव करता था कि काम जैसा तुम काम करोगे वैसे ही तुम वर्ग में रखे जाओगे। तो उसी हिसाब से देव मैरिज थी, सेम कास्ट के लोगों से वो होती थी देव मैरिज। जैसे कि कोई प्रीस्ट है तो प्रीस्ट में ही होगी तो होगी देव मैरिज, और कोई शूद्र है तो वो होगी शूद्र में, तो वो भी देव मैरिज के अंतर्गत ही आएगी। और दूसरी अगर हम देखते हैं, दूसरी हम रखते हैं ब्रह्म मैरिज। ब्रह्म मैरिज क्या थी, यस हाँ, ब्रह्म मैरिज में थी जहाँ पे फादर गेव हिज डॉटर टू दी प्रीस्ट। जैसे कि ब्रह्म मैरिज उसे कहा जाता था जहाँ पे कोई भी पिता अपनी बेटी को किसी भी पुजारी को दे दिया, मतलब दे देता, प्रीस्ट को दे देता था, तो उसे क्या ब्रह्म मैरिज कहा जाता। क्योंकि उन लोगों का मानना था क्योंकि जो पुजारी थे, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने ऐसा पागल बना दिया था छोटी जात के लोगों को कि जो लोग थे उन्हें ही भगवान मानते थे, उन्हें ही सारा कुछ मानते थे। तो वो क्या कहलाती थी, हमारी ब्रह्म मैरिज। अगर हम नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पे आती है हमारी
नंबर 3 पे आती है हमारी प्रजापत्य मैरिज। प्रजापत्य मैरिज, प्रजापत्य मैरिज को क्या कहा जाता है? प्रजापत्य मैरिज कही जाती है विदाउट, मतलब बिना दहेज की शादी। मतलब हम कहते हैं ना कि दहेज यार भी चल रहा है, ये दहेज बहुत सालों से चल रहा है, ये दहेज की प्रथा ही बहुत बुरी है। तो प्रजापत्य मैरिज जो कही जाती है वो क्या कही जाती थी? जो बिना दहेज की, जो कहते हैं हम बिना दहेज की मैरिज की जो शादी की जाती थी। एक और है हमारी पिशाच मैरिज। पिशाच मैरिज में अगर हम बात करें, पिशाच मैरिज की होती थी जैसे कि कोई भी व्यक्ति है वो लड़की को बहला फुसला कर शादी करना पिशाच मैरिज कही जाती थी, जिसको जैसे कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी लड़की को बहला फुसला कर शादी कर लेता है तो उसे क्या कहते थे? पिशाच मैरिज। एक और थी दैत्य मैरिज। दैत्य मैरिज उसे कहा जाता था जैसे लड़की के साथ जबरदस्ती संबंध बनाकर शादी करना। तो दैत्य मैरिज क्या कही जाती? दैत्य नाम से आप समझ सकते हो, दैत्य और पिशाच। दैत्य मतलब जो लड़की के साथ जबरदस्ती संबंध बनाकर शादी करते थे, जैसे कि लड़की की मर्जी भी नहीं होती थी ना उसके घर वालों की होती थी, फिर भी जो बड़े लोग थे, जो बड़ी ऊंचे वर्ग के लोग थे, वो जबरदस्ती शादी करते थे, उसे क्या कहा जाता था? दैत्य मैरिज। तो यहाँ पे हमने जैसे कि अर्ली जो आर्यंस थे उनकी हमने सारी कुछ पढ़ ली, उनका हमने रिलीजन पढ़ लिया, उनकी मैरिज पढ़ ली, टाइप्स ऑफ मैरिज, इकोनॉमी, बाकी सारी चीज़ पढ़ ली। तो यहाँ पे हमारे जो है अर्ली आर्यंस है वो समाप्त हो चुके हैं और फिनिश हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो लेटर आर्यंस थे उन्हें पढ़ लेंगे, उन्हें पढ़ेंगे। तो उसकी हम अगली वीडियो में देखेंगे उनके कि उनकी क्या थी सारी चीज़ें। और जैसे कि जो हमारे अर्ली आर्यंस थे वो 1500 1000 BC तक थे, और जो हमारे लेटर आर्यंस आएंगे वो आएंगे 1000 BC से 600 BC तक। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी वीकेंड से कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।